यार ज़हरा कहाँ गायब थी तुम? शानज़े ज़हरा को आज हफ्ते भर की छुट्टी के बाद यूनिवर्सिटी आता देख शौकी से बोली, बस यार अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी में मसरूफ़ थी। ज़हरा ज़हरा संजीदगी से गोया हुई। ओ तो लड़की अपना मोबाइल नंबर ही दे दो ताकि बंदा राब्ता में रहे। वो आदत के मुताबिक पटर पटर करने लगी थी। यार मोबाइल ख़राब हो गया था मेरा, नया लूँगी तो सबसे पहले तुम्हें ही नंबर दूंगी। उसके लहजे में बेजारी ही आया थी। अच्छा, मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? शानजा ने उसके बिगड़े तवर देख इस्तफार किया। कुछ नहीं हुआ, क्लास में चलो, देर हो रही है। वो जबरदस्ती उसका हाथ थामती लिफ्ट की जानिब बढ़ी जिसके बाहर स्टूडेंट की लाइन लगी थी। ये दोनों तो अभी फुल हैं, सीढ़ियों से चलते हैं। शानजे उसका हाथ पकड़कर बराबर से ऊपर जाती सीढ़ियों की जानिब आई। उनका डिपार्टमेंट तीसरे फ्लोर पर था। हेलो ब्यूटीफुल। दूसरे फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा शाहजैन अचानक उनके सामने नमूदर हुआ। वो दोनों ठटक कर ठहर गई। ओ हाय, कैसे हो शाहजैन? शानजे ने खुश इखलाकी से पूछा। इस रोज के बाद से शानजे की इन लोगों से खासी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं हमेशा की तरह मज़े में। मासूम तेजगाम के क्या हाल है? इस बड़े दिनों बाद दीदार का शव बशका है मैडम ने। जैन ने आदत के मुताबिक शौकी से संजीदा तासर लिए खड़ी ज़ोहरा को देख छेड़ा। शानजे, मुझे क्लास से देर हो रही है, तुम अपने दोस्त से बात करके सीधी क्लास में आ जाना। वो सद स्मार्ट से अंदाज में बोलती वहाँ से निकलने लगी। मासूम तेजगाम, आज मैं तुम्हें नाम बताए बगैर क्लास में नहीं जाने दूंगा। वो अचानक इसकी राह में हायल हुआ। देखिए, रास्ता छोड़े मेरा। ज़हरा की तीवरी चढ़ गई थी। ना, पहले नाम बताओ। वो बाजिद हुआ। मैंने कहा रास्ता छोड़े। वो गुस्से से सुर्ख पड़ती दांत पर दांत रखकर खिचका कर गोया हुई। क्या हो गया है ज़ोहरा? सिर्फ नाम ही तो पूछ रहा है वो। शानजे ने जोहान और उसके साथ आते दूसरे लड़के को देख मुदाखलत की। ज़ोहरा खूबसूरत, हाँ, दैट्स लाइक यू। वो शरारत से मुस्कुराया जबकि ज़ोहरा ने खुश निगाहों से शानजे को देखा जो शरारत से मुस्कुराकर बेनियाजी से कंधे उचका गई। चलो तुम जाओ। तेज एक्सप्रेस कहीं मासूम तेजगाम तुम्हें नजरों में कच्चा ना चबा जाए। शाहजैन ने इन दोनों को आंखों ही आंखों में लड़ता देख आंख दबाकर मुस्कुरा कर कहा, जबकि जुहान की हमराही में नजदीक आते शख्स ने बड़ी तवज्जो से सामने खड़ी कामनी सी लड़की को देखा था जो फजूल में इतने नखरे दिखा रही थी। वैसे एक आखिरी बात तो सुनती जाओ मासूम तेजगाम। उसने बालों में हाथ फेर कर पीछे से हाँक लगाई। तुम्हारी दोस्त, मेरा मतलब है तेज एक्सप्रेस, ने मुझे पहले ही तुम्हारे खूबसूरत नाम से आगाह कर दिया था। वो ऊंची आवाज में पीछे से शरारत भरे अंदाज में बोला था जबकि साथ खड़े जुहान का बुलंद कहका तीसरे फ्लोर की राहदारी में गूंजा था। शाहजैन की आवाज पर ज़ोहरा ने शिकवा किनार नजरों से उसे देखा जो शरारती अंदाज में मासूम सूरत बनाए एक कान का कोना पकड़कर माजत खां अंदाज खड़ी थी। ये मनाजर एक घुप अंधेरे कमरे का था जहाँ वो कैद थी। हाथ पीछे को कुर्सी की पुष्ट पर बंधे गए थे जबकि मुंह पर कपड़ा इस अंदाज में बंधा गया था कि अब होंठ चिरने लगे थे। कुर्सी की पुष्ट से नढाल सी टेक लगाकर बैठी वो दरवाजे की जानिब होती आहट पर चौंक कर सीधी हुई थी। मुंह पर बिखरे बाल से सख्त उलझन महसूस हो रही थी जबकि अचानक ही अंधेरे कमरे में किसी ने बल्ब रोशन किया था। अंधेरे में होने के बासत रोशनी हो जाने की वजह से चुंधा सी गई थी। चंद लम्हों में आंखें सामने का मनाजर देखने के काबिल हुई थी। तारीख जद कमरे में नीम उजाला सा फैल गया था। उसने वहशत जद नजरों से सामने नमूदार होने वाली शख्सियत को देखा जो कमीनगी से मुस्कुराता नजदीक आ रहा था। ओ बेबी को रोना आ रहा है, वो उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाता पिचकारने वाले अंदाज में बोला। अक्सा की एकदम सिसकियां गूंजी थी। चलो
تیار ہو جاؤ اپنی اصلی جگہ جانے کے لیے۔ وہ اچانک سخت تاثر سے کہتا ہے، اس کا دم خشک کر گیا۔ آنسو سے لبریز ہراساں نگاہوں میں خوف سا مر آیا تھا، سر بے ساکھ نفی میں ہلا تھا، آنکھوں سے آنسو گلابی گالوں پر جھرنے کی مان بہنے لگے تھے۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، اس طرح رو دھو کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اقصیٰ کو مزاحمت کرتا دیکھ وہ اس کا نازک سا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر چیخا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو کہتے تھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، اور تم بے یقینی، دکھ اور درد کی سی کیفیت میں وہ بے بسی سے بولی تھی، آخر وہ کس بات پر ماتم کرتی؟ نہ نہ نہ، تم میری محبت میں کچھ نہیں چھوڑ کر آئی، بلکہ تمہیں میرے پیسے کی ہوس میری طرف کھینچ لائی ہے، کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتا استریا مسکرایا، جبکہ اقصیٰ آنسوؤں سے لب لبا آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ سسک اٹھی تھی۔ اوکے ڈارلنگ، تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم سب میرے خاطر چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اب سے تم صرف میرے لیے کام کرو گی، مطلب سمجھ رہی ہو نا شاطر دماغ؟ وہ اقصیٰ کے منہ کے قریب جھکتا سرد سی سرگوشی میں بول کر آنکھ دبا کر خباثت سے مسکرایا، جبکہ اس نے خوف سے جھرجھری سی لی۔ نہیں نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، محبت کرتی ہوں میں تم سے، وہ ایک دم شدت سے چیخی، جبکہ نیم اندھیرے کمرے کی فضا میں اس کا جاندار قہقہ بلند ہوا تھا۔ تو محبت کی راہ پر چلنے والے کے لیے کچھ کانٹے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں، اب ان کانٹوں پر ننگے پیر چل کر ذرا اس محبت کا قرض تو ادا کر دو بیبی۔ وہ اس کے بالوں سے لٹے کان کے پیچھے آہستہ شیطانیت سے کہتا ہوا مسکرا اٹھا تھا۔ اوکے بائے بائے، وہ اچانک کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پیچھے اقصیٰ شدت سے چیخی خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں، اقصیٰ خواب کے زیر اثر ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی، اچانک مناظر آنکھوں سے اوجھل ہوتا اب دھواں دھواں ہوا تھا۔ میں یہاں، خوف سے پورا وجود پسینے سے شرابو ہو رہا تھا، نظر کمرے میں گھومی تو جان میں جان آئی، وہ درندہ صرف انسان کی قید میں نہیں بلکہ اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر حلق میں پانی نہ ڈالا جس میں سوکھ کر خراش پڑنے لگی تھی۔ یہ حقیقت، یہ خواب نہ جانے کب میرا پیچھا چھوڑیں گے، یہ وہ حقیقت تھی جس سے وہ سالوں سے دامن چھڑاتی بچاتی آ رہی تھی، مگر زندگی کا یہ تلخ باب برس سایہ بن کر اس کے گرد ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ آج صبح سے اقصیٰ 10 بار ٹائیگر کے کمرے کے پاس جا کر ڈر کر واپس لوٹ آئی تھی، آج صبح سے وہ دونوں پھر ہیٹ سے غائب تھے، جبکہ اقصیٰ یہاں آزاد تھی، جانتے تھے کہ کم سے کم ابھی تو وہ کہیں نہیں جانے والی تھی۔ اوف، ابھی تک صرف 4 ہی بجے ہیں۔ اقصیٰ گھڑی دیکھ بڑبڑا آئی، دن پہاڑ جیسا ہو گیا تھا، کیا کروں؟ وہ کام کاج کرنے والی ایک معصوم بندی تھی اور اب ایسے فارغ بیٹھ کر اتکا گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ گنڈے موالی کب آئیں گے، اس کے کمرے کی تلاشی ہی لے لیتی ہوں، کیا پتہ اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوئی کام کی چیز مل جائے۔ وہ خود ساخت بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اقصیٰ 2 لکڑی کی سیڑھیاں عبور کرتی راہداری سے گزر کر ٹائیگر کے کمرے کے عین سامنے آئی، ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر جیسی دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی وحشت نے اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ بہت ہمت جٹا کر اس کے کمرے کی تلاشی لینے آئی تھی، جبکہ کہیں نہ کہیں ٹائیگر کے واپس آ جانے کا درد دل میں ہچکولے لے رہا تھا۔ چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی تو نظر سیدھی کھڑکی سے آتی سورج کی مدھم کرنوں پر پڑی تھی، جو غروب آفتاب کا وقت ہونے کے باعث اپنے پنکھ سمیٹنے لگی تھی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، وہاں کی بے ترتیبی دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کسی لڑکے کا کمرہ ہے۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک کرسی اور ٹیبل کے علاوہ کوئی فرنیچر موجود نہیں تھا۔ کرسی کے سائڈ پر رکھا ٹیبل لیمپ اور ٹیبل پر ایک پین اور ساتھ ہی ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ موالی پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے؟ سب سے پہلا خیال اقصیٰ کے دماغ میں یہی آیا تھا۔ اقصیٰ نے
तजस्सुस होकर कदम उठाए थे। टेबल के पास आकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। टेबल के नीचे से एक सूटकेस झांक रहा था। सूटकेस कपड़ों की उल्टियां कर रहा था। अक्सर वो बाद में देखने के इरादे से डायरी की जाने मुतवज्जो हुई, जिस पर बुक मार्क लगा हुआ था। लाल कवर वाली बहुत सादा सी डायरी थी। जाहिर है किसी लड़की की डायरी थोड़ी थी जो गुलाबी रंग की होती। वो तो एक लड़के बल्कि नहीं, एक गुंडे की डायरी थी। वो मुंह नाक बसोड़े सर झटक कर डायरी उठाकर अभी पन्ने पलटना शुरू करने लगी थी कि पीछे से नमूदार होने वाली सख्त गीर आवाज पर चौंक कर उछल पड़ी। यहाँ क्या कर रही हो तुम रिपोर्टर? टाइगर बर्क रफ्तारी से एक ही जुस्त में उसके मुकाबले आया, जिसने अचानक गड़बड़ा कर रुख उसकी जानिब मोड़ा था। कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी डायरी को हाथ लगाने की? टाइगर उसे बुलहाहट में डायरी पुष्ट पर छुपाता देख तैश में दहा। मैं कुछ नहीं कर रही थी। अक्सर को घबराहट में चोरी पकड़े जाने पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब पेश करे। क्या कुछ नहीं? हाँ, और ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बहुत शौक हो रहा है मेरे कमरे की तलाशी लेने का, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा शौक अभी पूरा कर देता हूँ। टाइगर अचानक गुस्से से बेकाबू होता उसके चेहरे पर सच सी सरगोशी में फंकारा। पीछे हटो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस कबाड़ खाने को देखने का, और ना ही मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरती हूँ। वो अचानक ही चीख कर उसे पीछे की जानिब धकेलती नफरत से गड़गड़ाई। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो जब से उससे भी तेज आवाज में चीखा। और ये डायरी इधर दो। उसे पुष्ट पर लगे हाथ से 2 कदम आगे बढ़कर छिपटने के से अंदाज में छीनी थी। हाँ लो, मैं कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारी डायरी पढ़ने के लिए जो जाहिलों की तरह चीख चिल्ला रहे हो। बल्कि मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम तो हो ही जाहिल, बल्कि इससे भी बहुत गए गुजरे हो। तुम्हें क्या मालूम तमीज तहजीब किस चीज़ का नाम है? वो नफरत अमेज लहजे हुसीले अंदाज में कहती खुद साथ ही अपनी तस्दीक कर गई थी, जबकि टाइगर ने दांत देती नजरों से उसका नखरा देखा था। मतलब रस्सी जल गई, अब तो खत्म भी हो गई थी, मगर जलेबी जैसी बल्लों के तो क्या ही कहने। टेढ़ी खीर। फिलहाल उसका मिजाज की बुलंदियां देख एक यही लफ्ज था जो टाइगर के दिमाग में गूंजा था। अच्छी बात है, चलाक लोमड़ी, दूर रहो मेरी चीज़ों से। उसकी गौर अफशियाँ सुनकर टाइगर का सख्त गीर लहजा यकदम तब्दील हुआ था, जबकि अब वो पूरी आंखें खोले उसके बदले अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। चलाक लोमड़ी? अक्सर ने चंद लम्हों के बीत जाने के बाद इसके खिताब पर गौर किया, जबकि इस तमाम अरसे में वो कमीनगी से मुस्कुराता उसके बिल्कुल ऐन मुकाबले आ गया था। नया नाम अच्छा है ना रिपोर्टर का? टाइगर ने उसके रास्ते में हायल होकर कान के पास सरगोशी की थी। अक्सर की आंखें एकदम हैरत की ज्यादती से फैल गई थी। वो भाग कर पीछे हुई। ये क्या बदतमीजी है? वो गड़बड़ाकर अपनी खफत छुपाने के लिए उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ी। क्या? टाइगर ने उसकी जानिब कदम उठाकर आईब्रोज उठाई। जाहिल मवाली गुंडे, हटो मेरे रास्ते से। वो पीछे को कदम उठाती बुखलाई सी थी। मैं रास्ते से हटूं? मत भूलो रिपोर्टर, तुम मेरे रास्ते में दीवार बनकर आ खड़ी हुई हो। वो उसे पीछे दीवार से लगाता देख सर्द लहजे में बोला। हाँ, तो गिरा दो इस दीवार को और आज़ाद कर दो मुझे बुज़दिल इंसान। अजीब कशमकश थी कैफियत में भी वो टाइगर के सामने तनकर खड़ी खुद को निडर साबित कर रही थी। अच्छा, टाइगर ने उसकी दीदा दलेरी यूं पर अच्छे को खींचकर दांत देती निगाहों से देखा। और अगर सारी जिंदगी भी ना करूं तो क्या करोगी रिपोर्टर? वो हाथ दीवार पर अटकाता उसकी सहमी सी आंखों में देखकर अजीब से लहजे में गोया हुआ। सोच है तुम्हारी, मैं तुम्हें आज़ाद होकर दिखाऊंगी। उसके लहजे की नफरत एक बार फिर लौट आई थी। ये तो वक्त बताएगा कौन किसके शिकंजे में कैद होगा और कौन आज़ाद। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब चेहरा ले जाकर सदपन से मुस्कुराया। अक्सर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी।
टाइगर के आज तेवर ही निराले थे, जबकि अब वो बहुत खामोशी अक्सर के चेहरे के मासूम नकूश में खोया हुआ था। हाँ, ऐसा ही तो था वो चेहरा भी, मासूम, भोला भाला, दुनिया जहाँ की मासूमियत समेटे हुए, मगर चेहरा का दूसरा रुख किस कदर मकरूदा और भयानक था। वो जो अक्सर के चेहरे से हाथ भर की मुसावत पर खड़ा उसकी आंखों में हचकोले लेता डर और खौफ को देख रहा था कि नजरों के सामने कोई और ही मनाजर लहरा गया। दफा हो यहाँ से, मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? वो बेसाख्ती कदम पीछे की जानिब उठाता, गुस्से में जबड़े भेजकर उसका नाजुक सा बाजू अपने सख्त हाथों की गिरफ्त में लेता तैश में खींचकर एक जानिब पटक चुका था। अक्सर जो दिल में सहमी नडर सी इसकी सुर्ख पड़ती निगाहों को करीब से देखकर खौफजदा थी, यकदम इसकी लहजे की तब्दीली पर चीख उठी थी। दफा हो जो यहाँ से, और आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कदम भी ना रखना, समझी? वो अपना बाजू पकड़कर सिसकती अक्सा को हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर की जानिब धक्का दे चुका था, जो खुद को संभालती लकड़ी के फर्श पर जा गिरी थी। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने चेहरे पर हाथ फेरकर अपने गुस्से पर काबू किया, जिसके बाद से दिमाग फटता जा रहा था। क्यों? शिद्दत से चीख कर साथ पड़ी कुर्सी उठाकर दीवार पर मारी थी, जबकि खुद हाथों में सर गिराकर बेड पर बैठ गया था। अक्सर जी ऐसे क्यों रो रही हैं? छोटा अक्सर को हिचकियों से रोता देख दौड़कर इसकी जानिब आया था। दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब भी आए। छोटे को परेशानी से अपनी जानिब बढ़ता देख अक्सर जख्मी शेरनी की मान धाड़ी थी। मगर आप रो क्यों रही हैं? वो परेशान सा गोया हुआ। हटो यहाँ से। अक्सर गुस्से से उसे झिड़कती है उठकर वहां से गायब हो गई, जबकि वो ताज्जुब से टाइगर के कमरे का बंद दरवाजा देखकर रह गया था। कौन कौन है वहाँ? फायजा आंखों में खौफ समोए थूक निगल कर सरगोशी में बोली थी। खौफ के मारे लफ्ज मुंह में ही कहीं रह गए थे। आगे पीछे नजर दौड़ाई, पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छाया हुआ था। वो अपने नाम की पुकार पर कमरे से बाहर तो आ गई थी, मगर अब यहाँ आकर पता चला था कि वो कमरे से बाहर आकर गलती कर चुकी थी। अंधेरी राहदारी में मौजूद वो डरते डरते कदमों से कमरे से बाहर आई थी। पीछे से धीरे धीरे उभरती कदमों की चाप पर वो लहस कर रह गई थी। खौफजदा नजरों से रुख फेर कर पीछे की जानिब देखा। पूरे हॉस्टल में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। आधी रात का वक्त था। पहले तो उसे लगा था कि शायद कोई हॉस्टल की लड़की उससे मजाक कर रही थी, मगर आधी रात के वक्त कौन अपने कमरे से बाहर आएगा, यही सोच थी जो ऐसे लहजा दे रही थी। कहीं जुहान खटक के आदमी तो इस तक नहीं पहुंच गए थे। फायजा ने हिरासा निगाहों से सुनसान पड़ी राहदारी को देखा, जबकि कदम कदम करीब आते बूट की दमक अब दिमाग पर हथौड़े की मार जब्त लगा रही थी। खौफ से फायजा का हलक खुश्क पड़ने लगा था। हवास बाख्ती में जल्दी से वापसी के कदम अपने कमरे की जानिब उठाए। अगरचे किसी अजनबी का हॉस्टल में दाखिल होना इतना आसान नहीं था, मगर यहाँ तो लोग चंद रुपयों की खातिर ज़मीर तक बेचने को राजी हो जाते हैं, तो ये तो फिर दुश्मन की एक छोटी सी मदद थी। यकीनन हॉस्टल की इंतजामिया चंद रुपयों के औस बिक चुकी थी। दिमाग में आती सोचों के हारस में फायजा भागते कदमों से अपने कमरे की जानिब दौड़ी थी। अपनी बेवकूफ़ी में वो अपने कमरे से बाहर तो निकल आई थी, मगर अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। जबकि वो जो कोई भी शख्सियत थी, वो अपने वहशतनाक बर्ताव से मकसद उसे डराने का काम कर रही थी। वो जैसे जैसे राहदारी अबूर कर रही थी, कदमों की आवाज़ मजीद नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही थी। फायजा ने भागते कदमों से कमरे के नज़दीक पहुंचकर अपने रूममेट को पुकारना चाहा, मगर वो जो कोई भी था उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मिनटों में होश खरदर से बेगाना कर चुका था। फायजा के नाजुक से वजूद का बोझ एकदम ही उस पर ढक सा गया था। अब देखता हूँ एसपी तुम कैसे री ओपन करवाओगे। अब बेचारा एसपी अपनी बाकी की उम्र सबूत ढूंढने में ही गवा देगा। ची सुर्ख रंग आंखों में शैतानियत लिए वो वहशत से मुस्कुराया। खुदरी उंगलियों से चेहरे पर हाथ फेरकर हल्की बड़ी हुई दाढ़ी खुजाने के अंदाज में सिलाई थी। एक नज़र अपने हाथ में मौजूद बेहोश वजूद पर डालकर सुनसान पड़ी तवील राहदारी पर एक नज़र दौड़ाकर नाजुक से वजूद को पेट पर उठाता वो जिस तरह दीवार के रास्ते वहां आया था, इसी खामोशी से इसी रास्ते से वापस
वापस को अपने साथ लिए वापस इसी रास्ते से फायजा को अपने साथ लिए वापस लौट गया। यकीनन सुबह सवेरे मिलने वाली खबर एसपी के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। क्या बकवास कर रहे हो कुत्तो? तुम लोगों के वहां पहुंचने से पहले उस लड़की को वहां से किसने गायब कर दिया? नादिर सर झुकाकर खड़े अपने बंदों पर बुरी तरह चिंगाड़ा था। बॉस, हमें नहीं पता, मगर जब हम हॉस्टल पहुंचे तो वो लड़की पहले ही वहां से गायब थी। वो सर झुकाकर मुअद्दब अंदाज में धीमी निदामत भरी आवाज में गोया हुआ। हॉस्टल की इंतजामिया हमारे साथ मिली हुई थी, मगर फिर भी न जाने कैसे वो हैरानगी के बाद से लफ्ज़ अधूरे छोड़ गया था। ना, तुम जैसे हरामखोर टाइगर के शातिर दिमाग तक नहीं पहुंच सकते। इतनी खामोशी और दिलेरी से ये काम सिर्फ टाइगर ही कर सकता है। मेरा पालतू टाइगर। आखिर परवान कहाँ चढ़ा है? नादर के अड्डे पर, और अपनी सोच से खुद ही महफूज होकर खबासत से मुस्कुराया था। जहाँ बड़े बड़े तुरुम खान शातिर दिमाग जन्म लेते हैं, ये तो फिर मेरा पालतू टाइगर है। नादर की मलकियत, मेरी विरासत, जिसकी आती जाती सांसों तक पर मेरी हुकूमत है। वो दो उंगलियों के बीच दबे सिगार से एक गहरा कश लगाता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं टाइगर, ले ले जितनी सांसें इस खुली फिजा में ले सकता है, फिर तो तुझे मेरी ही कैद में आना है। वो टांग पर टांग रख पाँव हवा में झुलाता मुसर्रर किन मुस्कुराहट से बुड़बुड़ाया, जबकि वहां मौजूद उसके आदमियों ने नागवारी से एक दूसरे को देखा था। एकदम अचानक दिमाग में एक शैतानिया सोच दर आते ही वो मुस्कुराया। टाइगर, चंद दिन और तू अपनी महबूबा की हमराही में ये आंख मचोली खेल ले, फिर तो और तेरी महबूबा दोनों ही नादर की कैद में होंगे। आना तो मेरे पास ही है ना। सिगार का एक मजीद गहरा कश लगाकर वो जैसे खुश हुआ था। टाइगर का ये अंदाज जाने क्यों उसे लुत्फ दे रहा था, जो वो अब तक खामोशी साधे बैठा था। वरना टाइगर की जो कमजोरी इसके हाथ में थी, इसका इस्तेमाल करते हुए तो वो एक मिनट में उसे दुनिया के सामने लाने की धमकी पर ब्लैकमेल कर सकता था। मगर फिलहाल वो टाइगर के पलट कर आ जाने के इंतजार में था, क्योंकि इसी में ही इसकी भलाई थी। चलो शक्ल गुम करो तुम सब अपनी। वो इन बुज़दिलों को नाकाम मायूस लौट जाने के बाद इन सब पर धाड़ा था। वो सारे लम्हों में गायब हुए थे। भाग ले चीते जितना भाग सकता, मंजिल तो तेरी फिर भी नादर का ही अड्डा है। सिगार को झाड़ता नादर अक्सा के हुस्न के आगे टाइगर को घुटने टेक देने पर शैतानियत से मुस्कुराहा। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे जब वो जॉगिंग पर से लौटा था। वो शशाश बशाश सा अभी नाश्ते के लिए बैठा ही था कि सुबह सैफ को मिलने वाली न्यूज़ ने हिलाकर रख दिया था। सामने चलती हेडलाइन सुनकर एक ज़बरदस्त झटका ही तो लगा था। मोबाइल चेक किया जहां कॉल्स का एक अंबार लगा हुआ था। वो कुछ पल तो बेयकीनी से कुछ बोल ही नहीं सका था। लम्हों के हजारों हिस्से में वो तन पर वर्दी डालता हॉस्टल के लिए निकला था। पूरे रास्ते एक अलग ही परेशानी ने अपने हारस में ले रखा था। मुंह पर हाथ की मुट्ठी जमाए अनजाने से ख़ाशात में घिरा वो फायजा के लिए परेशान था। मोबाइल पर मुख्तलिफ मैसेजेस की भरमार हुई थी, जिनमें फायजा के मुताबिक सवालात से अंबास भरा हुआ था। केस की सुनवाई करीब थी। ऐसे में फायजा के गायब हो जाने की खबर पर शक सिर्फ एक ही जानिब जा रहा था, और वो था ज़ुआन खटक का बाप। यकीनन ये काम उसी का था। वो एक झटके से गाड़ी रोकता हॉस्टल की जानिब बढ़ा। हॉस्टल के बाहर खड़े मीडिया रिपोर्टर चीख कर उसकी गुमशुदगी का ऐलान कर रहे थे। वो अपनी जानिब बढ़ते तमाम एंकर्स को नज़रअंदाज कर गया। वहाँ तशवीश के लिए पहले से मौजूद एहलकार चौके सोकर सलूट मारकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। फायजा कहाँ है? सैफ दौड़कर हॉस्टल की इंतजामिया के नज़दीक आया था। सर, वो हॉस्टल वार्डन जरा सहम गई थी। जल्दी बोले फायजा, शाहनवाज कहाँ है? सैफ अपनी वर्दी का ख्याल करता चिंगाड़ कर रह गया था, वरना बस नहीं चल रहा था। इन सब का बुरा हाल कर
सर हम कुछ नहीं जानते, वो लड़की आधी रात को कहाँ गायब हो गई। मैं तो रात को सब कुछ चेक करके ही सोई थी। सब लड़कियां अपने अपने कमरों में मौजूद थी, न जाने वो कैसे गायब हो गई। सैफ को तैश में देख वो जल्दी से रट्टू तोते की तरह बोली, इंस्पेक्टर रात को हॉस्टल में जितने लोग मौजूद थे सबको मेरे सामने लेकर आओ जल्दी। सैफ का दिमाग सोच सोच कर पागल हो रहा था कि यस सर। वो अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि हॉस्टल में मौजूद तमाम लड़कियां कल रात होने वाले वारदात के बासित खौफ से कपकपा उठी। सर ये फायदा बीबी की रूममेट है। एक पुलिस एहलकार डरी समी सी लड़की को उसके सामने ले आया था। वो दुपट्टे की ओट में अपना मुंह छुपाए हिरासा नजरों से पुलिस की वर्दी में मौजूद सैफ की हमराही में मौजूद नफरी को देख रही थी। बीबी कल रात तुम्हारी रूममेट फायदा तुम्हारे सोने से पहले कहाँ थी? सैफ ने उसे मशकूक नजरों के हारस में लेकर कड़े तेवरों से पूछा। मैं जब वो हल्का कर बोली, जल्दी बोलो लड़की। एएसपी ने दबे दबे लहजे में कहा, यह मामला जितना गंभीर था वो अच्छे से जानते थे। एसपी इतने गुस्से में था जिले के तमाम थानों की पुलिस में फुर्ती दर आई थी। मैं कुछ नहीं जानती सर। मैं जब सोई थी तो फायदा अपने बेड पर ही मौजूद थी, मगर जब मैं फजर में जागी तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे लगा बाहर होगी, मगर जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो मैंने वार्डन को इतला दी। जब से ही सब उसे तलाश कर रहे हैं। वो लड़की डरी सहमी सी एक ही सांस में सब बोल गई थी। सैफ की जरेक निगाहें इसी पर मुस्कर थी। वो मुसलसल अपना चेहरा छुपाने में कोशिश थी। जाओ तुम। सैफ ने उसे कपकपाता देख वहां से चलता किया, जबकि साथ खड़ी लेडीज पुलिस को इशारा दिया जो यस सर कहती इसके पीछे गई थी। कड़ी निगरानी रखो यहाँ की। जब तक कोई सर सिरा हाथ नहीं आ जाता कोई भी बगैर इजाजत यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो अभी बोल ही रहा था कि रात को हॉस्टल में मौजूद तमाम ही लोग वहाँ लाइन से आ खड़े हुए थे। रात को कौन रात देर तक जागता है? सैफ सब पर एक तराना निगाह डालकर सख्त लहजे में दरियाफ्त करने लगा। सर कोई भी नहीं, सब लड़कियां जल्दी सोने की आदी हैं। वार्डन ने बीच में मुदाखलत की। बीबी साहब ने तुमसे सवाल किया क्या? इंस्पेक्टर की दाल पर वार्डन उछल कर रह गई। अच्छा तो आप सब जल्दी सो जाती हैं। फायदा की आप में से किसके साथ दोस्ती थी? सैफ ने इन सब की खामोशी पर कड़े तीव्र से पूछा। सर फायजा को हॉस्टल आए चंद माह ही हुए थे। वो अपनी रूममेट के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती और मैंने तो उसे एक दो बार ही देखा है। एक लड़की के जवाब पर सैफ परेशानी मसल कर रह गया, क्योंकि ऐसा करने की ताकीद उसे सैफ ने ही की थी, खासकर फायजा की शख्सियत की वजह से। वो उसे कम ही मुखातिब करती थी। हॉस्टल के बाहर सैफ ने सिविल ड्रेस में खास तौर पर फायजा की निगरानी के लिए गार्ड तैनात कर रखे थे, मगर वो जो कोई भी था बहुत चालाकी से फायजा को गायब कर चुका था। पहला शक वहां पर जाता था जो सैफ के कदमों के नीचे से जमीन खींचने के लिए काफी था, और दूसरा शक मगर नहीं, जैन जिंदा भी था या नहीं, या वो अपनी बहन की जिंदगी से बाखबर था भी या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो मुख्तसर शक की बिना पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता था। सुन पड़ते दिमाग से सैफ इन्हें हिदायत करता वहां से निकलता चला गया। उसका दिमाग वहाब खटक को ही मुजरिम ठहरा रहा था। जहान खटक अब तक पुलिस की तहवील में था, मगर बगैर किसी सबूत के वो फायदा को कैसे ढूंढता। उठो यहाँ से। आज 2 दिन बाद अक्सर का सामना टाइगर से हुआ था। इस बीच वो न जाने कहाँ गायब रहा था, मगर छोटा हर पल उसकी पहरेदारी पर ममूर था। क्यों? अक्सर ने आंखें चिढ़ाकर फाड़ खाते लहजे में माथे पर बल डालकर कहा। टाइगर ने गुस्से से दांत पीसे थे। इस रिपोर्टर की शायद ही कोई कल सीधी थी। मैंने कहा उठो यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये जो सवाल जवाब कर रही हो। टाइगर उसकी घूरती निगाहों में अपनी सख्त निगाहें गाड़ कर गुस्से से बोला था।
तो मैं भी तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म की पाबंदी करूँ। मुकाबिल भी अक्सर जमशेद थी, किसी के मुकाबले डरना दबना तो शायद ही उसने सीखा हो। आखिरी बार बोल रहा हूँ रिपोर्टर, उठो यहाँ से और मेरे साथ चलो। अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं, मेरा सब्र मत आजमाया करो। गुजरे चंद सालों में अक्सा वो पहली बंदी थी जो उसके आगे मुंह खोलने की जुर्रत करती थी, वरना जितना सफाक और सख्त दिल शाहनवाज शाहनशाह कत्ल केस में जेल जाने के बाद हुआ हो चला था, शायद ही इस दिल पर जमी सदपन की तह कोई पिघला सकता था। और मैं भी आखिरी बार बोल रही हूँ, बार बार मेरे मुंह मत लगा करो। अक्सर एक झटके से इसके मुकाबले आती लफ्ज चबा चबा कर फनकारी, रिपोर्टर तुम मेरा जब्त आजमा रही हो। अगर तुम्हें मैंने अपने निकाह में लिया है तो किसी वजह से लिया है। इस बात का नाजायज फायदा मत उठाओ। मत भूलो तुम इस शहर के बदनाम जमाना गैंगस्टर टाइगर की बीवी हो। शाहजैन अक्सा के बाजू में अपनी खुदरी उंगलियां गाड़ कर सख्त निगाहों में बेपनाह वहशत लिए सद लहजे में गोया हुआ। और मैंने भी अगर तुम्हारे साथ निकाह पर हामी भरी है तो इसकी वजह तुमसे अपना इंतकाम लेना है। अपनी औकात मत भूला करो तुम। अक्सा जमशेद तो फिर अक्सा थी। टाइगर की शरारती रग अक्सा की हट धर्मी पर एक बार फिर फड़क उठी थी। ओ हाँ, रिपोर्टर तो अक्सा जमशेद है, बाकी हड हराम जिद्दी जंगली बिल्ली है ना। इसके तंजिए तस्वीर पर अक्सा ने आंखें घुमाई। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, अक्सा ने नफरत भरे लहजे में नागवारी से कहा। मगर मैं तो अपनी मुकम्मल बकवास तुम्हारे गोश गुजर करने का मुंतमिनी हूँ। टाइगर ने एक बार फिर उसे सुलगाया था। अक्सा जमशेद से बहस में न जाने क्यों मगर अब उसे भी इस जंगली बिल्ली को छेड़कर मजा आने लगा था। तुम गुंडे मवाली फुर्सत से फारिग हो, मगर मैं फारिग नहीं हूँ। अक्सर बेराजारी से छिड़कती टेबल पर रखी बुक उठाने लगी थी जब टाइगर झपट कर पहले ही उठा चुका था। ओह, तो मिस पढ़ी लिखी ने गुंडे व मवाली के अड्डे पर भी इंग्लिश बुक खोज निकाली। टाइगर ने मसमूई तारीफ करते आईब्रो उचकाई। हाँ, मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हिट कौन सा तुम्हारा जाती होगा, किसी मजलूम से बंदूक की नोक पर कब्जे में ले लिया होगा। अक्सर ने अपनी सोच को लफ्ज दिए थे जबकि उसने तौसीफी अंदाज में सराहा। वाह भाई छोटे, तुम्हारी अक्साबाजी तो बड़े ही कम दिनों में मुझे अच्छे से जानने लगी है। टाइगर ने ऊंची आवाज में हांग लगाई। अक्सर नागवारी से नजरें घुमाकर रह गई। ये बुक वापस करो मुझे। अक्सर ने एक कदम लेकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था। इतनी भी क्या जल्दी है डियर रिपोर्टर, जरा मैं भी तो देखूं टाइगर को हवालात के पीछे करवाने के कौन से 101 तरीके की खोज लगा रही हो। टाइगर ने बुक के टाइटल कवर पर नजर दौड़ाकर उलट पुलट कर देखा। वो किसी इंग्लिश मुनस्सिफ की क्राइम और सनसनीखेज वाक़यात पर मबनी किताब थी जो यकीनन जासूस दिमाग रिपोर्टर की पसंद पर पूरा उतर रही थी। ओ तो 2 दिन मेरे पीछे में मेरे ही खिलाफ साजिश जारी है। वाह रिपोर्टर, दाद देनी पड़ेगी भाई तुम्हारे दिमाग को। अब क्या ये किताबों के जरिए ज़हर करना चाह रही है टाइगर को। वो किताब अपनी कमर के पीछे लगाता अक्सर को मुठियाँ भेजने पर मजबूर कर गया। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मुझ पर कि तुम्हें मारने के तरीके किताबों में तलाश करूं, और ना ही अभी इन किताबों के सफ़ात पर इतनी गर्द चढ़ी है कि ये तुम जैसे क्रिमिनल का नाम खुद पर दर्ज करना पसंद करें। तुम्हारे इस जंगल नुमा घर में वक्त गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था ना, तो ये बुक ही सही। अक्सर ने नागवार लहजे में सिरे से उसकी गलतफहमी दूर की। टाइगर अक्सर की हाजिर जवाबी पर शरारत से चमकती आंखें घुमाकर रह गया। बुक वापस करो मुझे। अक्सर जुज़बुज़ सी रह गई थी। पहले मेरे साथ चलो। टाइगर ने उससे इर्द गिर्द से किताब लेने की कोशिश में उछलता देख उसका बाजू पकड़ लिया। कहा वो उसकी गर्दन पर झुझला कर रह गई। जहाँ टाइगर ले चले वहाँ। आज उसका मिजाज ही निराला था। अक्सर को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हुई थी। मैंने पूछा नहीं है, तुम्हें आगाह किया है।
अब शराफत से चलो, बहुत हो गया मजाक। हमेशा की तरह टाइगर का शोख लहजा एकदम तब्दील हुआ। चलो। अक्सर थक हार कर तो नस्सत से बोलती उसके हम कदम हुई। सैफ मेरे बच्चे इतने परेशान क्यों हो? सैफ के बाबा उसे मुसलसल परेशान देख खुद भी परेशान हो उठे थे। पापा, कुछ ही दिनों में केस की सुनवाई है और मैं अब तक जोहार खटक के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर सका। एक वाहिद उम्मीद फायदा थी, वो भी 4 दिनों से लापता है। ऐसे में तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। वो सर हाथों में गिराए बेबसी से बोला था, मत भूलो सैफ कि तुम इस जिले के एसएसपी हो और एक एसपी यूं हिम्मत हारता हुआ अच्छा नहीं लगता। अपनी कार्रवाई जारी रखो, कहीं ना कहीं कोई तो सबूत जरूर मिलेगा। मुजरिम कितना ही समझदार क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिससे वो पकड़ में आता है। यूं मायूस होने के बजाय इस सबूत की खोज लगाओ जो तुम्हारा केस मजबूत करने में मदद देगी। उन्होंने अपने खूबर जवान बेटे को हिम्मत दिलाई थी। वो हून सर झुकाए बैठा था। फायदा का सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। वो अपनी सारी सोच लड़ा चुका था, यहाँ तक कि शक की बिना पर वहाब खटक के बंगले की तलाशी ले चुका था कि शायद फिर सुराख हाथ लग जाए, मगर नतीजा सिफर का सिफर था। ना उम्मीद ना हो, बेशक अंधेरे के बाद उजाला है। अपने सर से हाथ हटाता वो धीरे से मुस्कुराया। जब मामला अपने से जुड़े रिश्तों का आ जाए तो इंसान यूं ही जज्बाती हो जाता है। चलो आ जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। वो भी चारों नाचारा उठ खड़ा हुआ। अब जो भी फैसला होना था वो सब अल्लाह के सुपुर्द कर गया। बेशक वो खूब इंसाफ करने वाला है। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अक्सर ने गाड़ी को मुसलसल 2 घंटों से गुंजान रास्तों पर गामजन देख बेजारी से दरियाफ्त किया। तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। टाइगर ज़ेरे लब मुस्कुराया। बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अक्सर ने नसूहत से आंखें भंवरे समेट कर पूछा था। अगर तुम वाकई सही सलामत मेरे साथ वापस आना चाहती हो तो मुंह बंद रखो, वरना इस दिन तो भूखे कुत्तों से बचा लिया था, इस बार सीधा शेर का निवाला बना दूंगा। टाइगर की बकवास पर अक्सर ने आंखें घुमाई। खैर से मैं तो अभी भी बुज़दिल चीते की कैद में हूँ। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो ये तुम्हारी बरादरी वाले क्या कर लेंगे? अक्सर का कहना था और दूसरी जानिब ड्राइवर सीट पर बदजबान टाइगर का एक जानदार कहकर गाड़ी में बुलंद हुआ था। सच बताओ रिपोर्टर, तुम्हें ये बदमजाजी रिपोर्टर बनने के बाद आई थी या पैदाइशी ऐसी हो? वो अपने हवा के दोष पर उड़ते हुए बालों को पोनी करके मुस्कुरा कर बोला, ये बदमजाजी सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर अमट कर बाहर आती है। अक्सर सर झटक कर रह गई। ये भी सही है रिपोर्टर, टाइगर के लिए मजाज भी आला होना चाहिए। वो जैसे महफूज हुआ। अब बता भी दो कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अक्सर गाड़ी को शहर की हदूद में दाखिल होता देख जरा हैरानी से बोली, तुम्हें आज़ाद करने। टाइगर के बेसख्त लफ्ज़ पर अक्सर ने बेयकीन निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जो अब रोड पर निगाहें मुस्कर किए बिल्कुल संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। वक्त पैदाइश तो सभी अशरफे मखलूकात की रूहें नेक होती हैं, मगर जल्द ही दुनिया की गर्द आलूद हवा इन्हें अपने हारस में जकड़ लेती है। एक अच्छा और नेक इंसान वही है जो हर तरह की सूरत हाल में अपने हम रंग मखलूक के साथ नरमी बरते, गो के हाकिम हो या हारी हो, अपने अंदर इंसानियत का दर्द रखे। अच्छी कौमें भी अच्छे इंसानों पर ही मुश्तमिल होती हैं। सैफ की नजरें सामने मौजूद लड़की पर ही थीं, जो आंखों में ढेरों आंसू लिए शर्मिंदगी से उसे देख रही थी। वो खुद में इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा सक रही थी कि सामने खड़े शख्स से नजरें मिला सके। उसके दिमाग में अलग ही किस्म की सोचें चल रही थी, जो सामने बैठी लड़की पर रहम ना करने की जंग लड़ रही थी। वो जब हक के लिए बोल नहीं सकती थी, इंसाफ नहीं दिला सकती थी, तो आखिर इतने साल गुजर जाने के बाद सामने ही क्यों आई थी? मेरी बात उसने कुछ कहना चाहा था। खामोश, चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। खामोश हो जाओ बिल्कुल। चकराते हुए दिमाग को थाम कर वो वहां से निकलता चला गया था, जबकि कुर्सी पर बैठी लड़की हिचकियों से रो दी थी।
یہ کہاں لے کر آ گئے ہو تم مجھے؟ ڈارک بلو رنگ کے جوڑے میں مبلس اقصیٰ کا چہرہ دھوپ کی تمازن سے تمتما رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، آنکھوں میں تحریر سمٹ کر وہ قبرستان کے باہر کے وحشت زد سنسان سے علاقے پر نظر دوڑا کر حیرانگی سے گویا ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، اس نے سنجیدگی سے اقصیٰ کو خالی خالی نگاہوں سے خود کو تکتے دیکھ کر کہا۔ بلیک جینز کی شرٹ کے ساتھ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کہنیوں تک فولڈ تھیں، آنکھوں میں ہم وقت رہنے والی سرخی موجود تھی جو اقصیٰ کے حیران چہرے پر ہی مؤثر تھی۔ بالوں کی پونی باندھ رکھی تھی، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر کھڑا وہ اقصیٰ کے جواب کا منتظر تھا۔ مگر کیوں؟ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ اقصیٰ بیک کر دور ہوئی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی اس بات کا گمان ہوتا کہ وہ اسے یہاں لانے والا ہے تو شاید وہ کبھی اس کے ساتھ آنے کی حامی نہ بھرتی۔ یہاں تمہارے والدین کی قبر ہے، وہ سنجیدگی سے بول کر خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا۔ جب تم نے مجھے ان کی زندگی میں ان کے پاس نہیں جانے دیا تو اب یہاں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ گالوں پر بہتے آنسو پونچھ کر سپاٹ انداز میں بولی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، میں شرمندہ۔ ٹائیگر کے ابھی لفظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے جبھی اقصیٰ نے زوردار انداز میں اس کے سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا جو اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ شرمندہ ہو تم، صرف شرمندہ؟ وہ روتی ہنستی کیفیت میں اذیت سے بولی۔ اتنے دنوں سے وہ جو خود کو سنبھالے ہوئے تھی اب اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ شاہزین نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا، جو رخ موڑے اس کی جانب پشت کیے بآواز رونے لگی تھی۔ یہ قبرستان سے نکلنے والی ایک سنسان سڑک تھی جہاں وہ دونوں عام حلیے میں کھڑے تھے تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ وہ ٹائیگر جبکہ اس کے مقابل کھڑی لڑکی میڈیا رپورٹر اقصیٰ جمشید ہے۔ واپس جانا ہے مجھے ابھی۔ سرخ آنکھوں سے وہ سنجیدہ کھڑے ٹائیگر کے مقابلے آئی۔ کیا تم یہاں تک آ کر ان کی قبر پر ایک بار فاتحہ نہیں پڑھو گی؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ ان کی بخشش کے لیے میں دعائیں گھر بیٹھ بھی کر سکتی ہوں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور شاید تمہیں علم نہیں، عورت کا قبرستان آنا منع ہے۔ وہ مزید اس کے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، انداز بالکل سپاٹ تھا۔ تو شاید تم واقف نہیں، جن کا کوئی نہ ہو وہ اپنے لاحقین کی قبروں پر آ سکتی ہیں۔ وہ استریا مسکرائی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تم اس فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ اور ہاں، اگر زیادہ ہی نیک بننے کا شوق ہو رہا ہے تو تم جا کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بول کر قدموں کی مسافت طے کرتی گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ ذہن شاہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ 10 منٹ بیت چکے تھے۔ ٹائیگر کتنی دیر تک قبرستان کے دروازے کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا، ایک کرب زد نظر دور گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اقصیٰ پر ڈالی اور پھر قبرستان پر نظر دوڑائی جہاں ہمیشہ کی طرح سناٹا سا تھا۔ قدم اٹھا کر قبرستان میں داخل ہوا۔ مخصوص قبر کے عین سامنے آیا جہاں خطبے پر شاہ نواز اور بیگم شاہ نواز کا نام درج تھا۔ کچھ دیر دعا کرنے کے بعد وہ اقصیٰ کے ماں باپ کی قبروں پر آیا تھا جو ذرا فاصلے پر بنی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کو اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد آج اقصیٰ کا درد بھی دل سے محسوس ہوا تھا۔ ماں باپ کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے وہ اچھے سے واقف تھا، مگر وقت کبھی بھی پلٹا نہیں جا سکتا۔ وہ واپس آیا تو اقصیٰ ونڈو سے باہر دیکھتی خاموش بیٹھی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ آج اس کا غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر سے نفرت ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی تھی۔ تیز رفتاری سے دوڑتی گاڑی نے وہاں پھر سناٹا سا کر دیا جو 2 انسانوں کی موجودگی میں آباد سا لگ رہا تھا۔ دردناک ماضی کی یاد میں ڈرائیو کرتے ٹائیگر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ دونوں ہی فریق اپنے دکھوں کے محور میں غم غلط کرنے میں کوشاں، ایک دوسرے کی دلی کیفیت سے انجان، الگ الگ راہوں کے مسافر، فی الحال ایک ہی منزل کی جانب گامزن تھے۔ کسی کی یاد میں آنکھوں کو لال کیا کرنا، جسے بچھڑنا تھا اس کا ملال کیا کرنا۔
ہمیں تو اس کی جدائی عزیز رکھنی ہے، یہ جہاں وحشت و مال و منال کیا کرنا۔ محبتیں تو فقط تنہائی مانگتی ہیں، محبتوں میں بھلا اعتدال کیا کرنا۔ یہ کار عشق تو بچوں کا کھیل ٹھہرا ہے، سو کار عشق میں کوئی کمال کیا کرنا۔ وہ رابطے جو کیے خود ہی کالم ہم نے، نئے سرے سے پھر ان کو بحال کیا کرنا۔ وہ ابھی آدھے راستے میں ہی تھے کہ کچھ دیر سے انہیں فالو کرتی گاڑی جو پہلے ہی ٹائیگر کی نگاہ میں آ گئی تھی، وہ کب سے انجان راستوں پہ گاڑی دوڑاتا وہاں سے خاموشی سے نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ جو بھی لوگ تھے ٹائیگر کی گاڑی کی رفتار تیز دیکھ یکدم اس پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ وہ اکثر کی ہمراہی میں کسی قسم کا کوئی رسک مول نہیں لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یہ شاید انہیں یقیناً نادر کے بندے تھے جو قبرستان کے باہر اس کی طاق میں تھے۔ انہیں علم تھا کہ وہ کہیں جائے یا نہ جائے یہاں ضرور آتا ہے۔ اکثر اور ٹائیگر کو وہ پہلی ہی نظر میں بھاپ گئے تھے، مگر دوسری جانب سے نادر کے حکم کے انتظار میں تھے، جس نے صرف خاموشی سے انہیں فالو کرنے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس کے چکر میں گرفتار اندھا دھند گاڑی دوڑا رہے تھے، جو اب انہیں چکمہ دینے کے چکر میں تھا۔ اکثر سر نیچے کرو، جلدی۔ گاڑی پر پیچھے سے ہوتی گولیوں کی بچھاڑ پر وہ تیز آواز میں چلایا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اکثر کی خوف سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ سڑک پر پینڈلم کی طرح ڈولتی گاڑی میں بمشکل خود کو سنبھالے حواس باختی کے عالم میں پیچھے دیکھ کر بڑبڑاتی وہ ہراساں سی نظر آ رہی تھی۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، آگے سے زبان نہ چلاؤ، سر نیچے جھکاؤ، ورنہ ایک ہی گولی میں تمہارا یہ مشینی بھیجا باہر آ جائے گا۔ بیک ویو مرر میں پیچھے دیکھ دشمن کو چکمہ دینے کی بھرپور کوشش کرتا وہ دانت پر دانت رکھ کر چبا چبا کر پھنکارا، مگر یہ ہیں کون اور ہم پر کیوں گولیاں برسا رہے ہیں؟ ٹائیگر کا سارا دھیان پیچھے نادر کے آدمیوں پر تھا جو مسلسل ٹائر پر فائر کر رہے تھے، مگر ٹائیگر کی جانب سے بار بار گاڑی کو ڈولنے کے انداز میں چلانے کے واسط نشان چوک رہا تھا۔ میرے سسرالی ہیں، آج مہینوں بعد اپنے سسرال والوں کا اپنا دیدار کروایا ہے نا، تو مکمل جوش و خروش میں ہوائی فائرنگ کی جگہ الٹا مجھ پر ہی فائرنگ کر کے گرم جوشی سے استقبال کر رہے ہیں، تاکہ آج کی شام کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ اس قدر گمبھیر صورتحال میں بھی وہ طنزیہ انداز میں اکثر کو جواب دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ تو اس انوکھے انداز میں صرف تمہارا سواگت کریں نا، ساتھ مجھے کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ وہ سر نیچے جھکائے بیٹھی کانوں پر ہاتھ رکھے اسی کے انداز میں بڑبڑائی، جبکہ ٹائیگر نے ایک آئی برو اٹھا کر مخصوص ایک غسیلی نگاہ جھکا کر اسے دیکھا تھا، جس کی زبان کے آگے شاید نہیں یقیناً خندق آباد تھی۔ مطلب وہ اس کی جان بچا رہا تھا، جبکہ محترمہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ جائے بھاڑ میں۔ تم 2 منٹ کے لیے اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتی؟ ٹائیگر گاڑی کا آؤٹ ہوتا بیلنس سنبھال کر غصے سے بولا۔ میری چونچ تو تم ہر بار ہی بند کروا دیتے ہو، اب وقت ہے اصلی ٹائیگر بننے کا۔ اگر دم ہے تو ذرا اپنے برادری والوں کی بندوقیں بھی بند کرواؤ۔ اکثر سیٹ پر نیچے جھکے ہی ہلکی آواز میں اسے چیلنج کرتی سگلا چکی تھی۔ اکثر کی چڑ پر اسے ایک تیز نظر سے نوازتا، اپنے ہی کان بند کرتا وہ سیٹ کے نیچے رکھی گن اٹھا کر ونڈو سے ہاتھ نکال کر فائر کرنے لگا۔ جبھی گاڑی کا توازن ایک دم بگڑا تھا، شاید اس بار گولی سیدھی ٹائر پر لگ گئی تھی۔ یقیناً یہ نشانہ خالی ہرگز نہیں گیا تھا، گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر نکلتی پکی سڑک پر پھسلتی چلی گئی تھی، جبکہ جھکا ہوا سر اٹھاتی اکثر کے سامنے نظر پڑتی خوف سے چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ہم زندہ ہیں کیا؟ جھکے سر کو دونوں ہاتھوں سے کور کرنے کے انداز میں بیٹھی اکثر بے یقینی سے بولی تھی۔ نہیں، گھر پہنچ کر آپ کے کل کا انتظام کروانا ہے۔ ٹائیگر دانت کچکا کر بولا۔ اوہ، ہم سچ میں زندہ ہیں، ہم اس
ट्रेलर से नहीं टकराए। अक्सर बेयकीनी की सी कैफियत में सख्ती से घूरते टाइगर को देखकर गोया हुई। रिपोर्टर को तो सदमा लग गया है। टाइगर मुंह पर मुट्ठी बना जमाकर विंडो से बाहर देख कर बड़बड़ाया, सदमे से बाहर आ जाओ अब और जरा नजर घुमाकर देखो, खतरा अभी टला नहीं। वो उसे खुद ही जेर लब मुस्कुराता देख निजला कर गोया हुआ, क्या वाकई? अक्सर चौंक कर मुड़ी। गाड़ी की विंडो से बाहर देखती एक बार फिर अक्सर की चीखें अरूज पर थी। गुंडे मवाली बुज़दिल टाइगर, ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम मुझे? अक्सर ने सामने देखा जहाँ दूर दूर तक नीला आकाश फैला हुआ था। आसमान पर सफेद रुई जैसे बाल हवा के दोष पर आसमान पर तैरते हुए नजर आ रहे थे, जबकि वो किसी पहाड़ नुमा रास्ते की बिल्कुल नोक पर थे। अगर गाड़ी को जरा सी भी रेस दी जाती तो शायद गाड़ी सीधी आसमान पर परवाज कर जाती। ज्यादा ड्रामे नहीं करो, इतनी जल्दी जान छोड़ने वाली शय नहीं हो तुम, जल्दी निकलो गाड़ी से। टाइगर बड़बड़ाकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अक्सर ने आंसू से लबलबा आंखों से सामने नाचती मौत को देख दिल ही दिल में टाइगर को सलवतें सुनाई दी। फिर डरते डरते गाड़ी का दरवाजा खोल कर कदम बाहर रखा। तेज हवा के झोंके से अचानक उसे डगमगाने पर मजबूर कर दिया। इधर आओ रिपोर्टर, इतनी मोटी ताजी डिंग डोंग की बिल्ली जैसी हो, फिर भी जरा सी हवा पर झंडे की तरह उड़ी जा रही हो। टाइगर ने जल्दी से करीब आते से खींचकर पीछे किया। मैं बिल्ली जैसी मोटी ताजी? लहर कर खुद को संभालती अक्सर हैरत से मुंह खोलकर गुस्से से बोली। और नहीं तो क्या? उसने उसकी नौटंकियों पर नजरें घुमाई। तो फिर तुम्हें नहीं पता बिल्ली शेर की ही खाला, शेर की है खाला। अक्सर ने कमर पर दोनों हाथ रखकर सख्त निगाहों से उससे घूरा। हाँ, रिपोर्टर को दिमाग पर चोट लग गई है। उस जंगलनुमा इलाके की खुली फिजा में टाइगर का बुलंद बाग कहकर गूंज उठा था। अक्सर को अपने लफ्जों का एहसास हुआ तो वो खुद भी जुजलसी होती नजरें फेर गई थी। चलो रिपोर्टर, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे अब तो तुमने खुद इकरार किया है कि तुम भी मेरी बरादरी में से हो। पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसके साथ पीछे को कदम लेता वो शरारत से बोला। अक्सर गुस्से से दांत खिचका कर रह गई। अब चलो यहाँ से, क्या रात इसी जंगल में गुजारनी है? अपने मुंह पर आती लट्टों को कान के पीछे अर्थ से चिढ़ा गई थी। वैसे ख्याल अच्छा है, हम कौन सा गैर है, हम इनके रिश्तेदार ही तो हैं। बब्बर, शेर, भालू वगैरह लगे हाथों पूरे खानदान से मुलाकात हो जाएगी। शाहजैन की शरारती रग भड़क चुकी थी। अक्सर के चिड़े अंदाज पर वो खूब खता उठा रहा था। तुम्हारा तो दिमाग शायद खराब है, तुम मवाली इंसान यहीं रहो, मैं तो जा रही हूँ। वो तनफर से बोलती कदम आगे बढ़ा चुकी थी, जबकि तेज हवा के बासत एक एक कदम मन का भर का लग रहा था। अच्छा जाओ, और अगर जिंदा सलामत मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना। वो पीछे से हाँक लगाना हरगिज़ नहीं भूला था। हाँ, तुम रहो यहाँ, बल्कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे कुल का इंतजाम मैं कर दूंगी। उससे ज़रा फासले पर वो चीख कर बोलती आगे बढ़ गई थी, जबकि पीछे खड़ा टाइगर उसे भागने के से अंदाज में पहाड़ी की चढ़ाई उतरता देख रहा था। रिपोर्टर को बस किसी भी तरह टाइगर की कैद से आज़ाद होने की जल्दी थी। यहाँ से कुछ फासले पर ही रास्ता था, जहाँ से फिलहाल वो वापस जाने का इरादा नहीं रखता था। सामने से आते ट्रेलर को देख टाइगर ने अचानक गाड़ी का रुख मोड़कर जंगल में खाई की जानिब कर दिया था, जबकि पीछे आते नादर के बंदे यकीनन उसी ट्राले से टकरा गए थे। 20 मिनट तक मुसलसल गाड़ी को काबू में करने की कोशिश में वो नाकाम सा पहाड़ के बिल्कुल कोने पर आ गया था, जहां आकर गाड़ी का पंचर टायर एक ब्लास्ट के साथ मुकम्मल फटकर रुक गया था। गाड़ी को ठहरता देख कितने ही लम्हे तो वो खुद बेयकीन सा खामोश रह गया था, वरना आज तो उसे इस रिपोर्टर के साथ अपनी आखिरी दिन ही लगा था। रिपोर्टर, आखिरी बार बोल रहा हूँ, वापस आ जाओ, वरना मेरी बरादरी वाले रात का डिनर तुम्हारी टिक्का बोटी बनाकर तवाज़ुन फरमाएंगे। टाइगर ने पीछे से मुंह पर गोल दायरे के अंदाज में हाथ रखकर चीख कर आगाह करना जरूरी समझा, मगर जो सुन ले वो अक्सर ही क्या अक्सर को सुनाना करता देख वो
अनसुना करता देख वो कंधे उचका रह गया था। फिर एक गहरी सांस भरकर गाड़ी के पास आया। पीछे का टायर बिल्कुल खत्म हो चुका था, बाकी तीनों टायर भी पंचर थे। गाड़ी की डिग्गी खोलकर देखी जिसमें 3 टायर मौजूद थे जो वो हमेशा उसे ही वक्त के लिए अपने साथ रखता था। कहनियों तक आस्तीनें मोड़कर गाड़ी को पीछे खींचना चाहा, जो पहाड़ की खुदरी जमीन पर जमकर रह गई थी। 25 मिनट की भरपूर मेहनत मुशक्कत के बाद वो गाड़ी को पीछे खींचने में कामयाब रहा था, जो अपनी जगह से 1 मीटर जितने फासले पर पीछे आती फिर रुक गई थी, जबकि इसका पूरा वजूद पसीने से शराबू था। सांस का तनस्सुफ बुरी तरह फूल चुका था। उफ, रिपोर्टर बजाय मेरी हेल्प करने के खुद बुज़दिलों की तरह भाग गई। एहसान फरामोश रिपोर्टर। माथे पर से पसीना साफ कर वो सर झटक कर बुड़बुड़ाया। वो खुद ही गाड़ी के पंचर टायर तब्दील करने में जुट गया था। 3 टायर में से 2 पुराने रैपर टायर थे जिनमें बारीक पंचर थे। सिर्फ एक टायर था जो बिल्कुल नया था। कुछ देर तो वो इसी कश्मकश में रहा कि इस डमरा को यहाँ छोड़ दे या फिर तब्दील करे। कुछ देर ही गुजरी थी जभी वो आखिरी टायर तब्दील करने के लिए झुकने ही लगा था कि पीछे से आती अक्सर की चीखों पर वो बुखलाकर उठ खड़ा हुआ। बचाओ मुझे बुज़दिल टाइगर, बचाओ मुझे। सामने से ही हवास भागता सी अक्सर भागती हुई इसकी जानिब आ रही थी, जबकि उसके आइन पीछे एक जख्मी भेड़िया था। टाइगर ने फुर्ती से कमर पर लगी गन निकालकर उसका निशाना लिया, जो 3-4 गोलियां खाने के बाद जमीन पर ढेर होता अजीब आवाजें निकाल रहा था। भागते भागते गिरती पड़ती अक्सर गोली चलने पर लखड़ाकर ऊंधे मुंह गिर पड़ी। रिपोर्टर। वो गुस्से से जबड़े भेजकर इसी की जाने भागा था, जो जख्मी भेड़िए के पास ही जमीन बोस हो गई। उठो यहाँ से, बहुत शौक था ना जाने का, हो गया अब शौक पूरा। वो यकदम उसके करीब आता तेज आवाज में उसके मुंह पर गड़गड़ाया, जो शिद्दत से रो रही थी। खौफ के बासत जिस्म कंपा रहा था। इससे पहले कि वो फिर से गिर पड़ती, टाइगर ने उसका बाजू पकड़कर सीधा किया, जबकि अभी भी उसकी शर्ट पकड़े हरासा निगाहों से भेड़िए को देख रही थी। चलो यहाँ से। वो फौरन डर कर उसके पीछे हुई थी। टाइगर ने गन चेक की जिसमें आखिरी गोली बची थी। अब उसने एक आंख मेचकर अब करीब से सीधा निशाना भेड़िए के सर का लिया था। खून के छींटे मुंह पर आने से पहले ही वो टाइगर की पुष्ट पर छुपती चीख उठी थी। रिपोर्टर। कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? टाइगर ने अचानक रुख मोड़कर गुस्से से डंपटा। अक्सर ने डरी सहमी निगाह उठा मासूमियत से उसकी जानिब देखा, जिसे इस मुसीबत को पीछे लगाने वाला वो था। चलो मेरे साथ काम करवाओ, शाम होने से पहले निकलना है यहाँ से, टाइगर ने अब जरा नरम लहजे में कहा। खौफजदा नजरों से देखती अक्सर अब फर्माबरदारी से सर हिलाती इसकी शर्ट पकड़कर पीछे आने लगी। शुक्र है अब कुछ देर तक बददिमाग रिपोर्टर का दिमाग ठिकाने पर रहेगा। अक्सर को अपने पीछे पीछे आता महसूस कर वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, जो छोटे बच्चों की तरह उसकी शर्ट हाथों की मुट्ठियों में थाम कर इसकी पैरवी में आ रही थी। जंगल से वापस लौटते लौटते इन्हें काफी देर हो गई थी। रात का अंधेरा चारों और अपने पंख फैला चुका था। गाड़ी के चारों टायर कमजोर होने की वजह से वो बहुत आहिस्ता रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। बस अब वो अपनी मंजिल के करीब ही थे। अक्सर तो थक हार कर उसके बराबर में बैठी कब की सो गई थी, मगर पिछले 6-7 घंटों से टाइगर मुसलसल ड्राइव कर रहा था। अक्सर उठ तो घर आ गया। हर हिट के ऐन सामने गाड़ी रोककर उसने मदहोश पड़ी अक्सर को हिलाया। हाँ, वो मंदी आंखें खोल चौंक कर बुड़बुड़ाई। उठो, घर आ गया। अक्सर चौंक कर उठती गाड़ी से बाहर आई, जबकि वो अंदर जा चुका था। मुझे तो ले लो। अक्सर हड़बड़ाकर दूर तक फैले अंधेरे को देख चिल्लाकर पीछे भागी। मनहूस टाइगर। अक्सर दौड़कर अंदर आती किचन में मौजूद टाइगर को खड़ा देख बुड़बुड़ाई, जिसने उसका ये अंदाज देखकर एक आईब्रो उठाई कि बस इतनी ही बहादुर है रिपोर्टर। अक्सर गुस्से से नाक के नत्थे फुलाती रुख मोड़ गई। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया, जो आज अच्छा खासा डर गई थी।
कुछ खाना है तो फ्रिज में तमाम खाने पीने का सामान मौजूद है, बाकी मैं तो चला सोने। वो जमाइयाँ रोकता सुस्ती से फ्रिज की जानिब इशारा कर अंगड़ाइयाँ भरता, ये जा वो जा। अक्सर के तन बदन में आग लग गई थी, ऐसी शिद्दत की भूख लग रही थी, मगर हिलकर पानी भी पीने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। आ गए आप लोग, मैं कब से इंतजार कर रहा था। नींद से बोझल होती आंखें मसलता आदल इनके आवाज पर बाहर आया। हाँ, तुम्हारा पागल दोस्त अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कराने गया था। अन्ना ने कमरे के दरवाजे में दस्ता टाइगर को देख बड़बड़ाकर कहा, जो छोटी की आवाज सुन पलट आया था। और तुम भी तो ये बताओ कि लगे हाथों आज अपने बरादरी वालों को देख खुशी से फूले नहीं समा रही थी। रूबरू आने की खुशी ही इतनी थी। एक आईब्रो उठाकर वो तंजिया बुड़बड़ाया। खून अक्सा मुंह बसूर कर अपने कमरे में चल दी, जबकि अपनी जमाइयाँ रोकता टाइगर भी अपने कमरे में गायब हो गया। छोटा मुंह खोले इन दोनों के मिजाज आज मुलायजा करता कंधे उचकाकर वहां से चलता बना था, वरना वो बेचारा तो इनके इंतजार में कब से जाग रहा था। आज अदालत में फायजा केस की सुनवाई थी। पुलिस की हिरासत में जुहान खटक को सेक्शन जज के सामने अदालत में पेश किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान जब फायजा की जानिब से वकील अस्तसाना कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे तो अदालत में फायजा की गुमशुदगी की बिना पर फैसला 10 दिनों पर मुतल्ली करते हुए जुहान खटक को जमानत पर रिहा कर दिया था। सर, क्या अदालत ने जुहान खटक को इस केस से बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है? मीडिया रिपोर्टर जुहान खटक के बाद बाहर आते सैफ की जानिब मुतवज्जो हुए। मुलजिम को अभी अदालत ने सिर्फ जमानत पर रिहा किया है। जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाएगा और मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, एसपी सैफ ने स्पॉट अंदाज में जवाब दिया था। मोबाइल स्क्रीन पर नजर आते मनाजर देख टाइगर के जबड़े गुस्से से तन गए थे। बस नहीं चल रहा था जुहान खटक की गर्दन मरोड़ दे, जो अब मीडिया वालों को मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था। सर, मैडम फायजा का कुछ पता लगा? आपको क्या लगता है फायजा शाहनवाज की गुमशुदगी के पीछे किसका हाथ है? मीडिया रिपोर्टर के सवाल पर सैफ के तासर स्पॉट हो गया। फायजा को हम जल्द ढूंढ निकालेंगे। उसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसे सजा जरूर मिलेगी। अभी केस खत्म नहीं हुआ, अदालत का फैसला बहुत जल्द आपके सामने होगा। वो सख्त अंदाज में बोलता अदालत की सीढ़ियां उतर गया।